एंड वेलकम टू माय चैनल पाठक जी एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। आपको हमें पता है कि इन दोनों वर्ड्स को आप जानते हैं, लेकिन सबके डेफिनेशंस अभी आपके दिमाग में आ नहीं रहे हैं। आप आगे देखते जाइए, आप सब समझ जाएंगे। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ मयंक पाठक, ए ग्रेजुएट एंड ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, इंडिया के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे फेडरल कम यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, because Indian government is neither federal nor unitary. शेयरिंग ऑफ पावर, और शेयरिंग ऑफ पावर किस तरह से होता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स। यह हमारी पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट अगले हफ्ते आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे 3 टायर सिस्टम और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एवरीथिंग। वो अगले पार्ट में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की हम आपको एग्जाम्पल के साथ आज बात करते हैं। पहले इसके टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। यहाँ का ये उस तरह का गवर्नमेंट है जहाँ पावर सेंटर के पास नहीं है, या पूरा पावर सेंटर के पास नहीं है। दूसरा, यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में पावर शेयर किया जाता है कि हम डिसीजन लेंगे, तुम भी डिसीजन ले सकते हो इसमें। तो सेंटर लेगा तो पूरे देश के लिए लेगा, स्टेट लेगा तो अपनी स्टेट के लिए लेगा। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट दिखेगा। आपने बिहार चुनाव में कई बार नरेंद्र मोदी की रैली में सुना होगा, डबल इंजन की सरकार। कहने का मतलब यही है कि सेंटर में भी हमें ही लाइए, स्टेट में भी हमें ही लाइए, क्योंकि 2 सरकारें हैं। उसी तरह ये फेडरल देशों में डुअल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का कोई नियम पसंद ना आए तो उस पर अपना नाराज़गी जाहिर कर सकता है, अपोज कर सकता है। और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन आपको यूएसए में, बेल्जियम में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भी बहुत सारे देशों में देखा गया है। यहाँ सेंटर कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ स्टेट्स लेते हैं, कुछ दोनों मिल के लेते हैं। किसी में सेंटर डिसीजन ले तो स्टेट नाराज़गी जाहिर करता है, किसी में स्टेट गलत डिसीजन ले तो सेंटर उसे रोकता है। आपको सब देखने को मिलता है। अब फेडरल गवर्नमेंट आप हमारे अगल बगल के ही 2 देशों को देख सकते हैं। हमारा अगल बगल में एक देश है, आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, पास का देश। मानते हैं हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन पास में है। वो फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है आपके लिए। वहाँ दोनों तरह की सरकारें हैं। स्टेट्स जो है उनके अपनी सरकार है, यूनियन का अपना है। और वहीं पे अगर हम श्रीलंका का ले लें, ये सब यूनिटरी गवर्नमेंट्स रखते हैं, सारी पावर केंद्र के पास। आगे हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में सारी पावर सेंटर के पास होती है। इन देशों में 2 सिचुएशंस होते हैं। एक, स्टेट गवर्नमेंट होगा जो कि सेंटर की बात मानेगा, और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। यहाँ कोई पावर शेयरिंग नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अगर होता भी है तो उसका काम है सेंटर की बात सुनना और फॉलो करना। स्टेट के पास जैसा मैंने बताया, ना तो कोई गवर्नमेंट होता है, ना कोई पावर होती है, ना कुछ। अगर गवर्नमेंट बना तो वो नॉमिनल गवर्नमेंट होता है, जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास सारी पावर्स होती है। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? जब संसद हो तो सिर्फ संसद के बिल को पास करना। बाकी राष्ट्रपति के पास बहुत सी इमरजेंसी पावर है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन नॉमिनल हेड इसी को बोलते हैं कि नॉमिनल गवर्नमेंट। और ऐसे गवर्नमेंट आपको यूनाइटेड किंगडम में दिखेंगे, फ्रांस, चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया। इंडियन गवर्नमेंट, जो कि फेडरल कम यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाता है। फेडरल कम यूनिटरी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 सरकारें हैं। आप देख सकते हैं, केंद्र में एक अलग सरकार है, राज्यों में दूसरी सरकारें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो आज के वक्त पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है,
झारखंड में जेएमएम, बिहार में जेडीयू, उड़ीसा में बीजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना, गुजरात में बीजेपी की ही है। इस तरह से हर स्टेट में सरकार है जो आपको फेडरलपन दिखा रहा है। लेकिन कई सारे मामलों में सेंटर खुद ही डिसीजन लेता है, इसका अधिकार स्टेट को नहीं है, जो कि यूनिटरी का लक्षण दिखाता है। आप देखिए, जैसे अगर आज आपको पेट्रोल में दाम बढ़ाना है तो सेंटर को स्टेट से इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकता है, वो सेंटर ही करेगा। लेकिन आपको पुलिस की तनख्वाह बढ़ानी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, जो कि आपको फेडरलिज्म दिखा है कि उसका अपना पावर, इसका अपना पावर। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के किसी मुद्दे पे बात हो रहा है, जैसे एजुकेशन, स्टेट बोल रहा है कुछ, सेंटर बोल रहा है कुछ, तो वहाँ पर सेंटर का डिसीजन मान्य होगा, लोग सेंटर के डिसीजन को सुनेंगे। इमरजेंसी लगने पे स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावरें छिन जाती हैं, वो जैसी भी इमरजेंसी हो, चाहे 1975 वाली इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी लगे, या फिर सरकार में ये सरकार खत्म हो जाए इसकी इमरजेंसी हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, बहुमत नहीं साबित हो रहा है, उस समय जो इमरजेंसी होता है, वो भी किसी भी इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंटर के पास पहुंच जाते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ गवर्नर वो सारे नियम को मनवाता है। और यूनियन चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पे इंटरफेयर कर सकता है। किसी स्टेट ने कुछ डिसीजन लिया, फ़र्ज़ कीजिए कि उत्तर प्रदेश में डिसीजन लिया गया कि नहीं, कल से वहाँ पे आपको पुलिस वालों को 30,000 रुपये तनख्वाह बढ़ जाएगी, किसी भी पुलिस वाले का, और पोस्ट के हिसाब से वो बढ़ेगा। सेंटर को मान लीजिए वो पैसा ज़्यादा लगा कि नहीं, 30,000 मत बढ़ाओ, आप 20,000 या 15,000 बढ़ाओ अफोर्डेबल में, वरना आपका खजाना लूटेगा, या आपका कुछ कमी आ सकती है, या हम कोई नियम बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा उसको लगा, तो सेंटर आके हस्तक्षेप करेगा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। या कुछ मान लीजिए किसी सरकार ने गलत ही किया तो सेंटर उसको रोकेगा भी। सेंटर इंटरफेयर कर सकता है स्टेट में, लेकिन स्टेट नहीं कर सकते हैं सेंटर पे। और जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, आखिरी टॉपिक को, आप पॉइंट को देख सकते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी बात को लेकर बन नहीं रही है तो सेंटर का डिसीजन मान्य होगा। और मैं बार बार सेंटर बोल रहा हूँ, सेंटर को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो यूनियन लिखा हुआ है लेकिन बोल रहा हूँ सेंटर, उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शेयरिंग ऑफ पावर्स, अब देख सकते हैं आर्टिकल 246, भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, विथ हैविंग 394 आर्टिकल्स, 8 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। उस 8 पार्ट में से 7th पार्ट में आर्टिकल 246 आता है, और 246 के अंतर्गत आपको 3 लिस्ट देखने मिलते हैं, और वही 3 लिस्ट में पावर बटा हुआ है। और यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और इनके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमने डिफेंस को डाल दिया यूनियन में, पोस्ट ऑफिस डाल दिया स्टेट में, एजुकेशन डाल दिया कॉन्करेंट में, आगे जाके मोबाइल बन गया, इंटरनेट को किसके पावर के अंदर डाले जाए, तो वो हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स रेसिडुअरी पावर्स में, जो कि सेंटर के पास होते हैं। और यूनियन लिस्ट, नाम से पता चल रहा है कि जितने भी पावर हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ये लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th पार्ट में आता है। जैसे मैंने बताया 8 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 7th पार्ट में ये आता है। इसके अंदर 97 आइटम्स हैं। वो आइटम्स एक तरह पावर्स हैं कि इस टॉपिक के पावर आपके पास हैं, इस फील्ड के पावर आपके पास हैं, इसके पावर आपके पास हैं। वो 97 तरह के पावर सेंटर के पास हैं। और इसके अंदर पावर्स हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवेज, जितने आपको दिख रहे हैं
ये सारा आपको सेंटर के पास पावर है, और ये सारे बड़े बड़े पावर्स हैं। और भी बहुत सारे पावर हैं, उनमें 97 में स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट को सुने हैं कि युद्ध के वक्त बोल रहा है कि नहीं जी, पठानकोट सेना को मत भेजिए, वहाँ फौज है, आप दूसरे जगह भेजिए। जिस स्टेट में घट रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है, सजेस्ट करता है सर कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप दूसरी जगह से आप नियम बदल सकते हैं, लेकिन सेंटर उसका माने नहीं माने उनकी बात। ये इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। इवन स्टेट गवर्नमेंट के पास एडवाइस देने का भी पावर नहीं है, मांगने पे ही दे सकता है। स्टेट लिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है इसके पावर स्टेट को दिए गए हैं। ये पावर्स भी 7th पार्ट में ही आता है। जैसे मैंने बताया, सारे के सारे पावर्स आर्टिकल 246 के अंदर ही हैं। इनमें 61 आइटम्स आते हैं, और इस लिस्ट में आइटम्स आते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस, ये सब। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस और जितने आपका कलेक्टर वलेक्टर जितने लोग हैं, ये सारे लोग नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, हटाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इनको सैलरी और काम देगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बोनस फैक्ट है। और बाकी इमरजेंसी के टाइम में आप जैसे बताया है मैंने, स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिसीजन सेंटर लेता है, और यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के नियम पे इंटरफेयर भी कर सकता है, लेकिन तब जब स्टेट गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन गलत हो। ऐसे ही ज़बरदस्ती के लिए कि वहाँ पे मेरी सरकार नहीं है, मेरे पार्टी की सरकार नहीं है, हम उसके स्टेट को काम करने नहीं देंगे, उससे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि वाई आई एम इंटरफेयरिंग ऑन स्टेट्स वर्क। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों डिसीजंस लेते हैं। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th पार्ट में ही आता है, और इस लिस्ट में 47 आइटम्स हैं। बाकी दोनों लिस्ट से कम ही हैं, क्योंकि इन ऐसे लिस्टों में सेंट्रल और स्टेट के बीच में टसल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि नहीं भाई, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, दोनों पार्टी एक दूसरे से बनती है नहीं, तो किसी डिसीजन पे आपस में भिड़ गए, बहाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में आप भी जानते हैं, हर 6 महीने में इलेक्शन आता ही आता है। तो इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है, इसलिए कई बार होता है कि सही डिसीजन होने के बावजूद सेंटर के साथ स्टेट भिड़ जाता है, स्टेट के साथ सेंटर भिड़ जाता है। क्यों? पार्टी पॉलिटिक्स। जहाँ रीजनल पार्टीज़ की सरकार है वहाँ भिड़ंत कम मिलेगी आपको, क्योंकि उनके यहाँ 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, ये फिर दो बार, लोकसभा और विधानसभा। बट यहाँ पर सेंट्रल पार्टीज़ के, जिस तरह आप देखें राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब इन दोनों के आपस में डिसीजंस होंगे, सेंटर में बीजेपी की पावर है, तो मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ भिड़ंत कम दिखेगी क्योंकि दोनों सेम पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, ये कुछ राज्य हैं, इनके साथ आपको भिड़ंत ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अपोजिशन की सरकार है, और हर 6 महीना में इसकी पार्टी आपकी पार्टी को इनके साथ लड़ना ही लड़ना है इलेक्शन। तो मुद्दा तो चाहिए ना आरोप प्रत्यारोप के लिए, और इंडिया में आप भी जानते हैं कि किस हद तक आरोप प्रत्यारोप होता है, इसलिए इसमें टसल के चांसेस बहुत होते हैं। बट जब भी टसल होगा कि सेंटर कुछ बोल रही है, स्टेट कुछ और बोल रही है, तो सेंटर के बात को माना जाएगा। और इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं, जैसे एजुकेशन, ट्रेड, मैरिज, सक्सेशन, मतलब आप समझ सकते हैं शिक्षा का इसी में आएगा। व्यापार कैसा होगा, प्राइस क्या रहेगा, वो इसके अंदर ही आएगा। शादी, कोर्ट में बहुत कोई कोर्ट मैरिज करते हैं, डिवोर्स होते हैं, वो सारे मैरिज एंड डिवोर्स के सारे केसेस इसमें आते हैं स्टेट के कॉन्करेंट लिस्ट में। सक्सेशन, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी का मतलब ही होता है बचा खुचा। और बचा खुचा पावर्स कब आएगा? संविधान के बनते वक्त तो नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय उन्होंने हर टॉपिक्स को लगभग कवर किया होगा, एक आध छूट जाए तो बस वैसा है। लेकिन बाकी रेसिडुअरी पावर्स में जो आते हैं आपके, वो सारे पावर्स आपके ये होते हैं कि जैसे वक्त के साथ नए नए पावर्स आने लग गए। जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया
कि जब संविधान बना था तब टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं था, नेट नहीं था, कंप्यूटर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं थी। तो उस समय पावर्स उस चीज़ों के बारे में बनाया नहीं गया था। लेकिन आगे जाके जब टीवी आई तो टेलीकॉम से डिपार्टमेंट कहाँ होगा, सूचना एवं प्रसारण के लिए प्रसारण का मंत्रालय जोड़ा गया। उसके बाद जब नेटवर्क आया तो टावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नेटवर्क्स कहाँ लगाए जाएंगे, कैसा होगा, ये सब चीज़ें नई नई पावर्स के लिए नए डिपार्टमेंट्स बनाने लग गए। तो वो सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये सारे रेसिडुअरी पावर्स होंगे। स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन मांगे जाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे वो सेंटर को सजेस्ट ज़रूर कर सकता है कि सर हमारे स्टेट में इस ज़िले पे नेटवर्क अच्छा नहीं आता, आप यहाँ एक टावर लगवा दीजिए। ये सर हम यहाँ पर नया कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे स्टेट के ये लोग कंपनी खोलना चाह रहे हैं, इनको आप इजाज़त दीजिए। कुछ इस तरह से सजेशन ये डिमांड्स रख सकता है, लेकिन डिसीजंस नहीं ले सकता है। ये थे हमारे कुछ पावर्स जो कि पावर शेयरिंग के अंडर आते हैं। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे 3 टायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 3 टायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें बात होगी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें नगर पालिका आते हैं, म्यूनसिपलिटी होता है, म्यूनसिपल कमीशन होता है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपका आएगा ग्राम सभा, ब्लॉक, देन डिस्ट्रिक्ट। इन सारी टॉपिक्स के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके इसके नोट्स भी ले सकते हैं और वहाँ अपने सवाल भी दे सकते हैं। अगले वीडियो में उसका निश्चित आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।